नमस्कार दोस्तों, इन्फोकस सिविल एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं आनंद आज नए विषय आधुनिक इतिहास के साथ आपके सामने मुखातिब हुआ हूं। तो आज से मैं कह सकता हूं कि मैं आनंद आधुनिक भारत का एक नया हस्ताक्षर। आधुनिक भारत की शुरुआत आज हम करने वाले हैं और आधुनिक भारत को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें समझ लेनी चाहिए कि क्यों भारत के इतिहासकारों ने एक विशेष कालखंड के बाद के ऐतिहासिक घटनाओं को आधुनिक इतिहास में शामिल किया। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आधुनिक इतिहास की शुरुआत कब होती है। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत कब होती है? आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है 1707 ईस्वी में, और उसके बाद से आप राष्ट्रीय आंदोलन का अंत 1947 तक का जो इतिहास पढ़ते हैं उसे आपने वर्गीकृत कर रखा है आधुनिक भारत के इतिहास में। इसे क्यों 1707 के बाद के कालखंड को हम आधुनिक भारत में शामिल करते हैं? कोई तो कारण रहे होंगे। 1707 ये वो समय था, ये वो वर्ष है जब औरंगजेब की मृत्यु हुई है। 1707 ये वो वर्ष है जब अंतिम मजबूत मुगल बादशाह, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो क्या औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही भारत आधुनिक हो गया? सारा का सारा पिछड़ापन औरंगजेब अपनी जेब में लेके घूम रहे थे क्या, कि वो मरे और उनकी जेब से आजाद हो गया पिछड़ापन और आधुनिक हो गया भारत? ऐसा बिल्कुल नहीं। 1707 ये वो समय है जब भारत में मुगलों के पतन की श्रृंखला की शुरुआत होती है और भारत में कई नए राजनीतिक केंद्रों की हम अपराइजिंग देखेंगे, उनका उत्थान देखेंगे। जैसे अगर मैं आपको बात करूं तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत एक बार पुनः विकेंद्रीकरण देखेगा। केंद्रीकरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है, इसको बड़े सरल शब्दों में समझ लेते हैं। जब एक विशाल भारत जैसे उपमहाद्वीपीय विशाल भूभाग पर किसी एक राजनीतिक सत्ता का जो है प्रसार होता है और लंबे समय तक उसका शासन होता है, तो इसे हम केंद्रीकृत सत्ता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मुझे बताना पड़े तो जैसे पहली केंद्रीकृत सत्ता मौर्य स्थापित करते हैं, इसके बाद आपके गुप्त स्थापित करते हैं, इसके बाद हर्षवर्धन आते हैं, इसके बाद अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, इसके बाद मुगल्स। इन सबों ने क्या किया कि भारत एक विशाल क्षेत्र पर जो है राज किया। आपके उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक ही साम्राज्य के सिक्के चलते देखे गए। परंतु 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, इसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब के इस मुगल शासन से सभी के सभी उनके सूबेदारों ने अपना राजनीतिक जो है पहचान मुगलों से अलग बनानी शुरू कर दी। कैसे? देखिए, एक छोटे से नक्शे के थ्रू समझते हैं कि 1707 के बाद भारत में कैसे अलग अलग राजनीतिक सत्ताओं का विकास हुआ, और उसके थ्रू क्या करेंगे, हम ये जस्टिफाई कर देंगे कि क्यों 1707 के बाद के समय को आधुनिक भारत के तौर पे हम जानते हैं। ठीक, जैसे 1707 के समय का ही अगर मैं मैप बनाऊं तो ये थी दिल्ली, जो कि मुगलों के शासन के अधीन थी। और 1707 के बाद भारत का जब विकेंद्रीकरण शुरू हुआ तो बहुत सारी कई नई राजनीतिक सत्ताओं का यहां पर आना देखा गया। जैसे ये ध्यान से देखिए, तो ये आपको क्षेत्र दिखाई पड़ेगा, ये कहलाएगा बंगाल। ये अगर ना दिख रहा हो तो मैं दूसरे कलर का प्रयोग कर लेता हूं, ये कहलाएगा बंगाल। तो बंगाल एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में सामने आया। इसी बंगाल के मध्य क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ेगा अवध। तो अवध एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में आया। बंगाल के पहले नवाब बन जाते हैं मुर्शिद कुली खां और अवध के बन जाते हैं सादत खां। इसके अलावा आप देखेंगे दक्कन में जो है आपके एक नई राजनीतिक सत्ता का विस्तार हुआ। राजपूत इनसे अलग हो गए। यहां पर मराठों का जो उत्कर्ष है वो हम पेशवाओं के अधीन जो है, पेशवाओं के अधीन अब यहां पर हम क्या करेंगे, मराठों का उत्कर्ष देखेंगे। ठीक, तो आप क्या देख रहे हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत पुनः एक बार राजनीतिक रूप से विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ा, और भारत की जो आपके देशीय ये राजनीतिक शक्तियां हैं उनके साथ साथ भारत में कई विदेशी राजनीतिक शक्तियां भी आई, जिसमें आप कई यूरोपियन पावर्स को देखेंगे जो कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर अपने व्यापारिक अधिकारों को राजनीतिक अधिकारों की तरफ धीरे धीरे जो है ट्रांसफर करती चली जा रही थी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि भारत में औरंगजेब के रहते रहते या उसकी मृत्यु के पश्चात भारत में राजनीतिक रूप से बहुत कुछ ऐसा नवीन होना शुरू हुआ था जो कि उसे मध्यकाल से पूरी तरह से अलग कर रहा था। मध्यकाल की पहचान है केंद्रीकृत शासन और उसका प्रशासन, उसके सूबेदार और उसकी एक सत्ता। जबकि आप क्या देखेंगे, आधुनिक भारत में शक्ति और सत्ता के कई विभिन्न केंद्र थे और उनके मध्य आपस में संघर्ष था कि कौन अधिकतम भूमि पर अपना अधिकार जता सकता है और कौन अधिकतम अर्थ यानी अर्थव्यवस्था पर जो है कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकता है। तो इस प्रकार से आधुनिक भारत जो है मध्यकालीन भारत से 1707 में अलग हो जाता है और राष्ट्रीय आंदोलन के अंत तक के इतिहास को हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। 1707 में भले ही आपके आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हो, लेकिन अब यहां पर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, वो किया है यूरोपीय शक्तियों का आगमन। आधुनिक भारत का जो सबसे पहला चैप्टर बन जाता है वो यही बन जाता है यूरोपियों का आगमन। बट यूरोपियों का आगमन आपके समझाने से ज्यादा तथ्यात्मक चैप्टर है, मतलब कौन सी यूरोपीय शक्ति कब आई,
उसने कहाँ कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, वो इतना फैक्चुअल चैप्टर है कि आपको उसको समझने की बजाय बेहतर होगा कि मैं उस पर आपको एक बढ़िया सी पीडीएफ अपने हाथों से बना के दे दूं, ठीक, कि कब कब किस किस यूरोपियन पावर ने कहाँ कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की और उससे संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे सारे प्रश्न आपको उन्हीं नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। यानी नोट्स जब आप पढ़ेंगे उसके बाद जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको सारे जवाब उस पीडीएफ से मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी चलो एक कम से कम एक परिचय तो ले ही लिया जाए कि यूरोपीय भारत आने के लिए प्रेरित क्यों हुए, कब आए, कैसे आए और क्या क्या हुआ। ठीक है, तो यहां पर मुझे एक वर्ल्ड मैप की आवश्यकता पड़ेगी और वर्ल्ड मैप की आवश्यकता अगर पड़ेगी तो उसमें मैं केवल और केवल यूरोप, अफ्रीका और एशिया का मैप बनाऊंगा। ठीक है, उस मैप को मुझे बताना पड़ेगा कि भाई क्यों यूरोपियंस को आवश्यकता पड़ी। तो चलिए मान लेते हैं कि ये इंग्लैंड जैसा एक छोटा देश है और ये फ्रांस का ये जिब्राल्टर का इलाका पड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये मेडिटेरियन सी, ये इटली का क्षेत्र बन जाएगा, ये बकायदा ग्रीस का क्षेत्र बन जाएगा। ठीक, ये रूस का क्षेत्र होता हुआ इस प्रकार से, ये देखिए ये यूरेशिया का क्षेत्र, और यहां पर मुझे आपको अफ्रीका दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा इसको आगे विस्तृत करते हुए, ये देखिए ये भारत है और ये यूरेशिया। ठीक है, 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास आप जब यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में एक राजनीतिक शक्ति है जो कि अपने पतन की तरफ बढ़ रही थी और वो पतन था बाजेंटाइन साम्राज्य का। किस साम्राज्य का? बाजेंटाइन साम्राज्य का पतन इस काल में आप देखेंगे। और बाजेंटाइन साम्राज्य बेसिकली जो है वो आपके ईसाई समुदाय का था, क्रिश्चियन कम्युनिटी का था। इस समुदाय का पतन इस कारण हो रहा था क्योंकि टर्की यानी कुस्तुनतुनिया को केंद्र बना के एक नई राजनीतिक सत्ता जो कि इस्लामी प्रभाव की थी उसका यहां पर आविर्भाव हुआ और वो कहलाया आपके सल्तनत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर। कौन सा साम्राज्य? ऑटोमन साम्राज्य। ठीक, ऑटोमन साम्राज्य आपके यूरोप और एशिया के ठीक मध्य में स्थापित हुआ, टर्की को उसका जो है केंद्र बनाया गया। आपको ऑटोमन साम्राज्य, और ये आप समझिए कि ऑटोमन साम्राज्य के कई महत्वपूर्ण जो है आपको राजाओं के नाम अगर मैं बताऊं तो जैसे एक थे उस सुल्तान सुलेमान। सुल्तान सुलेमान के समय ही आपके क्या देखते हैं कि इसका अफ्रीका तक, भूमध्य सागर को पार करके अफ्रीका तक इसका विस्तार हम देखते हैं। ध्यान से देखिए, तो इस ऑटोमन साम्राज्य का जो विस्तार है, राजनीतिक विस्तार, हम देखते हैं कि इस प्रकार से भूमध्य सागर को पार करके इतने विशाल क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान सुलेमान ने अपना विस्तार किया। और भी बाद में लोग आते रहे, ब्याजिद वगैरह आए। अब ऑटोमन एम्पायर के इतने लंबे विस्तार का नुकसान यूरोप को क्या हुआ? इतने लंबे नुकसान का विस्तार यूरोप को यह हुआ कि आपके चीन से भारत के फ्रांस हिमालय वाले क्षेत्र को पार करते हुए एशिया माइनर होते हुए एक रास्ता जाता था जो कि यूरोप से कनेक्ट करता था, और इस रास्ते को हम कहते थे रेशम मार्ग। क्या कहते थे? रेशम मार्ग। पॉपुलरली आपने इसके बारे में सुन रखा होगा कि इसे सिल्क रूट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सिल्क रूट। ये सिल्क रूट भारत से और चीन से, यही कह सकता हूं कि सभी एशियाई देशों की जो व्यापारिक संधि है वो यूरोप से करता था, और इस पर वर्तमान समय पे अधिकार, तत्कालीन समय में जो है अधिकार ऑटोमन एम्पायर का हो चुका था। ऑटोमन एम्पायर आपके इस्लामी समुदाय से बिलोंग करता था और यूरोप में इस्लाम और ईसाइयत की लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली है, जिसको हम क्रूसेड यानी धर्मयुद्ध के रूप में भी जानते हैं, जो कि विश्व इतिहास का भाग है। अब यहां से होता क्या है? यहां से होता यह है कि सिल्क रूट पर आपके जब ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल हो जाता है तो बहुत सारे टैक्सेस और वेजेस जो है लगाए जाते हैं इस रास्ते पर गुजरने वाले यात्रियों और व्यापारियों के लिए, जिससे चीन और एशिया से चल के आ रही वस्तुओं का यूरोप में जो दाम है वो अनावश्यक रूप से, और ये कह सकता हूं कि बेहद डिसाइसिवली काफी बढ़ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आप यूरोप में किसी देश में रहते हैं, अब आपका जो फेवरेट नंबर है या आपको जिसके साथ सबसे बढ़िया समय एंजॉय करना या व्यतीत करना पसंद आता है, उनको मोमोज खाने का मन हुआ। ठीक, अब पता चला कि मोमोज आपके चीन से चल के आ रहे हैं। चीन से चल के आ रहे मोमोज की कीमत है 20 रुपए प्लेट, बट जब वो सिल्क रूट के रास्ते है बाइजेंटाइन साम्राज्य तक पहुंचेंगे तो बीच में ऑटोमन एम्पायर से भी पहुंचेंगे, और वहां पर इन मोमोज का टैक्स भरते 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 पता चला कि वो 20 रुपए प्लेट मोमोज टैक्स भरते भरते 120 या 140 रुपए प्लेट पहुंच चुका है। अब यहाँ तो मोमोज भी काफी महंगे पड़ गए और प्रेम भी काफी महंगा पड़ गया, तो आप क्या करेंगे? या तो साथी नया तलाशेंगे या रास्ता नया तलाशेंगे। अब साथी तो नया नहीं तलाश सकते, रास्ते नया तलाशेंगे। तो यूरोप के लोगों ने क्या किया कि एक नए मार्ग के तलाशने का प्रयास किया कि चलिए भाई आपके एशिया तक अगर हम सिल्क रूट नहीं पकड़ सकते तो किसी नए एक रास्ते की तलाश करते हैं जिसके थ्रू एशिया तक पहुंचा जा सके। ये वो समय भी है यूरोप में 15वीं शताब्दी का कि जब यूरोप में लगातार विज्ञान और साहित्य का, कला का, सबका एक बेहद ही इनोवेटिव, ये कह सकते हैं कि बेहद ही तीव्र गति से विस्तार चल रहा था, विकास चल रहा था। ठीक है, अब ऐसे में हम क्या देखेंगे कि कई यूरोपीय शक्तियां इस समय लगातार भारत, या ये कह सकता हूं कि नई भूभागों को खोजने का प्रयास कर रही थी। इसी प्रयास में आपके हेनरी द फर्डिनेंड, कौन?
हेनरी द फर्डिनेंड। वर्ल्ड मैप पे आप देखेंगे तो ये एक राज्य आपको पुर्तगाल दिखाई पड़ेगा। कौन सा ये? पुर्तगाल। और पुर्तगाल को उस समय रूल कर रहा था हेनरी द नेविगेटर। हेनरी, आप समझिए कि इसकी खोज की जिज्ञासा इतनी गंभीर थी कि लोग इसको हेनरी द नेविगेटर के नाम से ही जानना शुरू कर चुके थे। ठीक है, हेनरी द नेविगेटर क्या करेगा? हेनरी द नेविगेटर आपके अपने राज्य के एक पॉपुलर सेलर जो थे, उनका नाम था वास्को डिगामा। कौन थे? वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा महोदय की जिज्ञासा थी कि वो नया रास्ता खोजें, नई दुनिया खोजें। वास्को डी गामा इनको मदद के लिए तैयार होता है। और फिर वास्को डिगामा बकायदा पुर्तगाल से चलकर ये अफ्रीका के तटीय क्षेत्र पर होते हुए, अफ्रीका के पश्चिमी तटीय होते हुए पहले एक क्षेत्र पे आते हैं, और वो क्षेत्र ये था। एक दूसरा क्षेत्र यहां पर दिखाई पड़ेगा। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वास्को डिगामा किस रास्ते से होता हुआ भारत पहुंचा, तो अक्सर वो आंसर बताते हैं कि आशांतरी। अब देखिए, ये जो क्षेत्र है इसी को बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। इसी रास्ते को क्या बोला जाता है? केप ऑफ गुड होप। और इस केप ऑफ गुड होप का अगर मैं हिंदी रूपांतरण करूं तो इसी को बोल दिया जाता है आशांतरी। अब यहां पर आपके इतिहास और भूगोल एक साथ टकरा रहे हैं, जरा देख लीजिए कि जो आशा अंतरिक्ष क्षेत्र है वो आपके पश्चिमी तटीय क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अंतरिक्ष क्या होता है? जमीन का समंदर के भीतर बिल्कुल अंतिम भूभाग। ये जो क्षेत्र है ये क्या है? ये है केप ऑफ अगुलहास। ये क्या है? केप ऑफ अगुलहास। ठीक है, तो वास्को डी गामा क्या करेंगे? आपके आशा अंतरिक्ष से होते हुए, कहां से? आशा अंतरिक्ष से होते हुए बकायदा जो है आपके भारत की ओर प्रस्थान करते हैं। और वो तारीख बताई जाती है, क्या थी वो तारीख? 20 मई 1498 बताई जाती है। क्या बताई जाती है? 20 मई 1498। अब ये रास्ता या यात्रा इतनी भी सिंपल नहीं थी। यहीं पर आपके जब केप कमोनी पहुंचते हैं तो यहीं पर इनको एक जो है गुजराती व्यापारी मिलता है जिसका नाम था अब्दुल मनीर या अब्दुल मजीद। ठीक है, यहीं पर एक गुजराती व्यापारी इनको मिलता है। और उस गुजराती व्यापारी की मदद से, है कि नहीं, उस गुजराती व्यापारी की मदद से जो है ये आपको दिखाई पड़ेंगे कहां? भारत आते हुए। और जब ये भारत आएंगे तो देखिए ध्यान से, इस एक रास्ते में इंडियन ओशन पार करते हुए ये पहुंचते हैं कालीकट। कहां पहुंचते हैं? कालीकट। और कालीकट में ये पहुंचते हैं 20 मई 1498 को। 20 मई 1498 को। और इसी कारण भारत की खोज इसे कंसिडर किया गया। यूरोपियंस मानते हैं कि उन्होंने भारत की खोज 20 मई 1498 में की। किसके थ्रू की? वास्को डी गामा के थ्रू की। अब ये यूरोपियों का मानना है कि उन्होंने हमारी खोज की, बाकी हमारा इतिहास कब से रहा है, कब तक रहा है, इस पर जो है किसी भी प्रकार का ओजस्वी भाषण देने का भी मेरा मन बिल्कुल नहीं है। ठीक, वो आप जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा पहुंचता है कालीकट। और कालीकट में इसको वेलकम करता है वहां का लोकल रूलर जिसका नाम था जमोरिन। कौन वेलकम करता है? कालीकट में इसको वेलकम करेगा जमोरिन। ठीक है, आजकल इंस्टाग्राम पे एक रील बड़ी वायरल हो रही है जिसमें संजय दत्त आता हुआ कहता है, एकदम से भीड़ भाड़ से आता हुआ कहता है, मसाला है क्या इधर? है कि नहीं? और उसके ऊपर लिखा रहता है यूरोपियंस व्हेन दे अराइव टू इंडिया, यानी जब यूरोपियंस भारत आए तो वो क्या लेने आए? मसाला। देखिए, केरल जब पहुंचता है आपके कालीकट में, केरल के कालीकट में जब वास्को डी गामा पहुंचता है तो आपको मालूम है कि केरल का जो ये क्षेत्र है ये आपके पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। और यहाँ पर अगर वेजिटेशन के हिसाब से देखें तो आपके डेसिडुअस और एवरग्रीन कैसे दोनों तरह के वन पाए जाते हैं। और वर्षा वनों की भी जो है यहाँ पर बहुतायत मात्रा में हम क्लस्टरिंग देखते हैं। और ये ऐसे क्षेत्र किसके लिए बेहतर होते हैं? जहां तापमान भी अच्छा खासा हो। कर्क रेखा के देखिए दक्षिण में है ये, तो भूमध्य रेखा के निकट भी है, यानी तापमान भी अच्छा खासा होगा और वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन भी अच्छी है। और ऐसी एक जो आपके भौगोलिक दशा है ये मसालों के उत्पादन के लिए बिल्कुल आदर्श है। इसी कारण से भारत में पश्चिमी तट और बेसिकली पश्चिमी तट का जो दक्षिणी भाग है, जो दक्षिणी सह्याद्री है, वो मसालों के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। और ऐसा नहीं सिर्फ भारत, आप श्रीलंका देखेंगे, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध मसाला है दालचीनी, है कि नहीं? अभी दालचीनी में ना दाल और चीनी दोनों ही होते, एक पेड़ की छाल होती है दालचीनी। वो दालचीनी मसाला जिसको हम बिरयानी में अच्छा खासा जो है एक अरोमा के तौर पे देखते हैं, या और भी कई कुजीन्स होती हैं उसमें हम देखते हैं, उस दालचीनी की शुरुआत कहाँ से हुई? वो श्रीलंका से आई। तो इसी प्रकार से आपने क्या देखा कि यूरोपियन पावर्स को यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मिला वो मिला मसाले, यहाँ के स्पाइसेस। अब मैं आपको बता दूं कि वास्को डी गामा जब यहाँ से वापस लौटा है तो आप ये समझिए कि वो जो मसाला लेकर गया है यूरोप, जिसने पूरे के यूरोप के खाने में धूम मचा दी, वो थी काली मिर्च, ब्लैक पेपर। वास्को डी गामा जितने कीमत की काली मिर्च यहाँ से लेकर गया था उसके 60 गुने दाम पर उसको जाकर यूरोप में बेचता है। जब किसी फैंसी रेस्टोरेंट में अपने फेवरेट नंबर के साथ बैठते हो तो दो डिब्बियां दिखाई पड़ती, एक होती है सॉल्ट की और दूसरी होती है ब्लैक पेपर की। आपको मालूम है कि जहां तक हम भारतीयों की बात होगा तो हम ब्लैक पेपर का उतना प्रयोग नहीं करते,
कच्ची ब्लैक पेपर का तो प्रयोग नहीं करते, उसको खाने में डाल के जरूर हम प्रयोग करते हैं। बट ये फैंसी रेस्टोरेंट्स में आप ये जो सॉल्ट और ब्लैक पेपर का कल्चर देखते हैं, ये कहाँ से आया? ये उसी यूरोप से आया। ठीक, क्योंकि यूरोपियंस के लिए अभी तक मसालों के रूप में बहुत बेसिक जो आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, इटली के आसपास के क्षेत्रों में, स्पेन के आसपास के क्षेत्रों में कुछ मसाले पाए जाते थे, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु जो है आपके भारत की जलवायु काफी काफी समीप देखी जाती है। भूमध्य सागरीय जो है आपके कन्वेक्शनल रेन की वजह से यहाँ पर कुछ जो है सागरीय जलदेशां, जैसे इटली की जो है आपके क्षेत्र जो है या जलवायु है, वो लगभग भारत तुल्य जलवायु के तौर पर देखी जाती है। तो वहां पर कुछ प्रयोग मसालों का जरूर हो जाता है, परंतु ये मानिए कि यूरोप में मसालों की विविधता उतनी नहीं थी जितनी कि आपके भारत में देखी जाती है, और यूरोप के खानों में भारत के मसालों ने धूम मचा दी। अब यहाँ पर बातचीत बहुत ज्यादा मसालों पर फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि सिर्फ मसाले नहीं मिले, एक शानदार मसाला भी मिला यूरोपियंस को कि भारतीय लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, लेकिन राजनीतिक समझ के मामले में पूरी तरह से कंप्लीटली लुल्ल हैं। लुल्ल मतलब अक्षम। और यही बात यूरोप के लोगों को भारत की तरफ जो है तेजी से खींचने के लिए काफी थी। तो सबसे पहले जिस राजनीतिक शक्ति को हमने, या जिस यूरोपीय शक्ति को हमने आते देखा, वो थे पुर्तगाल। ठीक है, इसके बाद हमें यहां पर आते दिखाई पड़ेंगे डच, यानी हॉलैंड के निवासी। इसके बाद मूल तौर पर जो हमें दिखाई पड़ेंगे वो दिखाई पड़ेंगे अंग्रेज। ठीक है, और इसके बाद जो राजनीतिक शक्ति हमें आती दिखाई पड़ेगी वो है फ्रेंच। प्रारंभ में इन सभी यूरोपीय जो व्यापारिक समूह है, इनका केवल एक ही उद्देश्य था, और वो उद्देश्य केवल ये था कि भारत से उन्हें व्यापारिक संबंध स्थापित करने और अधिक से अधिक भारत के आर्थिक और आकर्षीय जो समृद्धि है उसका प्रयोग हम कर सकें और व्यापार को यूरोप को लाभान्वित कर सकें। बट आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे इन व्यापारिक ताकतों को ये महसूस हुआ कि केवल व्यापार मात्र के उद्देश्य नहीं, हम यहां पर और भी कुछ पा सकते हैं। इवन इन्होंने तो राजनीतिक शक्तियों की स्थापना का उद्देश्य भी रखा कि इनको व्यापार में लाभ मिल सके। इंग्लैंड और फ्रांस ने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें भारत पर राज करना है। इवन जब उन्होंने शुरुआती तौर पर यह प्रयास किया भी, तो उसका उद्देश्य भी यही रहता है कि उन्हें व्यापार में हित मिल सके, यानी राजनीतिक अगर कोई शक्ति भी हासिल करना चाह रहे हैं तो उसका कारण ये कि व्यापार में लाभ मिल सके। लेकिन बहुत बाद में इनको लगा कि नहीं, व्यापार ही नहीं, यहाँ की पूरे क्षेत्र पर हम राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर लें, और इस राजनीतिक वर्चस्व को इस प्रकार से स्थापित करें कि ना केवल व्यापार, यहाँ के हम जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक साधन, उनका भी दोहन कर सकते हैं। तो अंग्रेजों को यहां पर सिर्फ राज करना था, इसलिए राज नहीं किया। आर्थिक तौर पर भारत को जो है पूरी तरह से सोख करना था, इसलिए उन्होंने यहां पे राजनीतिक सत्ता की स्थापना की। और यूरोपियंस में वो कौन सी ताकत थी जो कि भारत में राजनीतिक विस्तार करने में सफल रही अंतिम तौर पर? आपको मालूम है कौन थे? वो थे अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। ठीक, अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर यहीं से चैप्टर की शुरुआत होती है, भाई और कौन कौन से यूरोपियन पावर्स भारत हैं, लेकिन मैं फोकस हूं आपके अंग्रेजों के, क्योंकि हमें इन पर ही फोकस करना है। सबसे ज्यादा भारत को जो है प्यार इन्होंने ही किया है, और चूंकि भारत को सबसे ज्यादा प्यार जब इन्होंने ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, इनकी भी चर्चा सबसे ज्यादा करेंगे। ठीक, क्लियर है कि नहीं? तो आपके आधुनिक भारत में इतनी थीम तैयार होने के बाद मैं अपने सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत कर सकता हूं, और हमारा जो सबसे पहला चैप्टर बन जाता है आधुनिक भारत का, वो बन जाता है ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक, ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया को अगर मुझे हिंदी में लिखना पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा अंग्रेजों की भारत विजय। अंग्रेजों की भारत विजय। अंग्रेजों की भारत विजय एक लंबा चैप्टर है भाई। ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेज एकदम से जो है जहाज से उतरे केरल में और एकदम से जो है बंदूक दिखाई, बोला हैंड्स अप, आज से भारत हमारे हवाले, और हमने बोला ठीक है। ऐसा तो हुआ नहीं, एक लंबी प्रक्रिया हुई है, एक लंबा प्रोसेस चला है। अलग अलग समय पर अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किए। मुझे एक मैप के थ्रू बताना पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में हमें 4 अलग अलग भारतीय क्षेत्रों की चर्चा करनी है। ध्यान से देखिए, ये आधुनिक भारत का नक्शा है सिंबॉलिक, जिसमें मैं आपके ये बताऊंगा कि अंग्रेजों ने कब भारत के अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में जो है राजनीतिक सत्ता का अपना विस्तार और अधिकार जो है स्थापित किया, और धीरे धीरे करके भारत को राजनीतिक जो है अपना उपनिवेश स्थापित कर दिया। ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया का जो सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, और ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी है। ठीक है, बंगाल के नवाबों का इतिहास पढ़ना है, इसके बाद अंग्रेजों के साथ हुई उनकी 2 लड़ाइयां पढ़नी है, और वो 2 लड़ाइयां हैं बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। और इसके बाद हमें पढ़नी है इलाहाबाद की संधि, जिसने भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की, और इलाहाबाद की संधि का रिजल्ट था द्वैत शासन यानी डायर की। और इतना सब कुछ पढ़ने के साथ हम ये देखेंगे कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से बंगाल में राज स्थापित कर लिया। ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया का जो दूसरा चैप्टर होगा वो होगा एंग्लो मराठा वॉर। कौन सा होगा? एंग्लो मराठा वॉर, जहां पर हम क्या देखेंगे कि भारत में उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति मराठा, आंग्ल मराठा साम्राज्य जो है, उसमें हम क्या देखेंगे, मराठा संघर्ष देखेंगे। और मराठा संघर्ष में हमें क्या देखना होगा, थोड़ा सा पेशवाओं का इतिहास, इसमें क्या पढ़ना होगा हमें,
थोड़ा सा पेशवाओं का इतिहास, और पेशवाओं के इतिहास के साथ साथ जो 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए हैं 1775 से 82, 1803 से 1806 और 1816 से 1819 के बीच में जो 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए हैं उनको हम देखेंगे, और इसके साथ देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने मराठा जो है क्षेत्र को विजित करके अपने दक्षिण या दक्षिणी भारत पर भी जो है राज स्थापित किया। ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया का जो तीसरा चैप्टर बनता है वो बनता है एंग्लो मैसूर वॉर। कौन सा बनता है? एंग्लो मैसूर वॉर। और जब यहाँ पर एंग्लो मैसूर वॉर देखेंगे तो मैसूर संघर्ष में हमें बस थोड़ा सा इतिहास देखना पड़ेगा मैसूर का, जहां पर हम मैसूर पर हैदर अली को कागज देखते जो है काबिज होते देखेंगे, थोड़ा सा इतिहास मैसूर का। और उसके बाद जो प्रमुख 4 युद्ध हुए हैं एंग्लो मैसूर, लेकिन 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 92, और अंतिम जो युद्ध होता है 1799 को होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। और फिर टीपू सुल्तान के स्थान पर यहाँ पर एक पपेट शासक स्थापित कर दिया जाता है और उससे सहायक संधि कर ली जाती है। इस प्रकार से मैसूर भी है जो भारत के अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया का जो चौथा और अंतिम चैप्टर बनता है वो बनता है जाके, आपके ध्यान से देखेंगे तो चौथा चैप्टर बनता है जाके एंग्लो सिख वॉर। कौन सा? एंग्लो सिख वॉर, जहां पर हम क्या देखेंगे कि भारत में जो सिख संघर्ष वहां पर अंग्रेज जो है कूदते हैं। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा सिखों का इतिहास देखेंगे, है ना। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास देखेंगे, और इसके बाद उनके बाद के जो औलादे आई हैं, नाकाबिल औलादे आई हैं, उनके साथ अंग्रेजों के 2 युद्ध देखेंगे जो कि लड़े गए 1845 से 46 के मध्य, और फिर 1848 से 49 के मध्य। इसके बाद एक छोटा सा प्रयास हम अवध के साथ भी देखेंगे, क्योंकि देखिए मैप पर आपको एक छोटी सी खाली जगह दिखाई पड़ रही है, और वो एक क्षेत्र है अवध। कौन सा? अवध, जिसके साथ अंग्रेजों के संबंध बनते बिगड़ते रहे हैं। और आप अगर मैप देख रहे होंगे तो आपको अब बात समझ में आ रही होगी कि अंग्रेजों ने भारत में जो विजय हासिल की है वो कोई एक दिन का काम नहीं था, एक दशक का काम नहीं था, वो चला लंबा प्रयास था, जिसको हमने धीरे धीरे अंग्रेजों के साथ और भारतीयों के घटते राजनीतिक बौद्धिक के साथ हमने देखा। ठीक। ब्रिटिश कांक्वेस्ट ऑफ इंडिया में जो सबसे पहले हमने चैप्टर टच किया था, हमने बताया था कि हम बंगाल टच करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अंग्रेजों की बंगाल विजय। ठीक है, देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहीं से हम शुरुआत करते हैं अंग्रेजों की बंगाल विजय। अंग्रेजों की बंगाल विजय, अब यहां पर मुझे कई बातें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, तब जाके अंग्रेजों की बंगाल विजय वाला चैप्टर आपको जो है क्लियर होगा। अंग्रेजों की बंगाल विजय, देखिए अंग्रेजों की बंगाल विजय में हमें 2 केंद्रों की लड़ाई देखनी है। यहां बंगाल की लड़ाई हो जाती है कलकत्ता से। अब आप कहेंगे कलकत्ता तो बंगाल के अंदर ही है, फिर कैसे? ये सारी बातें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी, बस बने रहिए क्लास में। मैं जिस बंगाल की चर्चा आपसे कर रहा हूं, जरा आप एक बार देख लीजिए कि उस बंगाल में है कौन कौन, है कि नहीं? उस बंगाल में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है? उस बंगाल में आपको दिखाई दे रहे हैं आपके आधुनिक पश्चिम बंगाल, उस बंगाल में आपको दिखाई पड़ रहा है आधुनिक बिहार, उस बंगाल में दिखाई दे रहा है आधुनिक उड़ीसा, और एक देश जिसे आप कहते हैं बांग्लादेश। तो मैं इतने विशाल क्षेत्र की चर्चा कर रहा हूं जिसे आप उस समय क्या कह रहे हैं? बंगाल कह रहे हैं। ठीक है। और यहां पर आप दूसरी चर्चा देखेंगे कलकत्ता की। कलकत्ता का भी अपना एक पूरा इतिहास है जिसे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अंग्रेजों ने यहीं पर अपनी सबसे पहली राजनीतिक सत्ता स्थापित भी की और उसका विस्तार भी किया। ये जिस बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, चलो इस बंगाल को सीधा सीधा मैं तब ले आता हूं जब आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये बंगाल का समय है सन 1700 का। कब का? सन 1700 का। और सन 1700 में बंगाल में एक नया जो है आपके दीवान अपॉइंट किया जा रहा है, और उस नए दीवान का नाम है मुर्शिद कुली खान। इस नए दीवान का नाम क्या है? मुर्शिद कुली खान, जो कि बंगाल का दीवान बन के आता है। क्या बन के आता है? बंगाल का नया दीवान बन के आता है। दीवान यानी राजस्व वसूलने वाला अधिकारी, सूबेदार यानी पूरे के पूरे बंगाल सूबे को चलाने वाला अधिकारी। यानी बंगाल के अगर 2 सबसे बड़े अधिकारियों की हम बात करें तो पहला सूबेदार होता था और दूसरा दीवान होता था। मुगल कुछ इसी प्रकार से अपना शासन चलाते थे। जिस बंगाल की मैं बात कर रहा हूं वो बंगाल भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र। नक्शा देख के समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मपुत्र और गंगा के मैदानों में बसा ये बंगाल भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था, ना केवल आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से भी। ठीक, अगर आप देखेंगे तो भारत का 60% जो आपके निर्यात है उस समय, जो यूरोपियन ताकतें कर रही थी, वो बंगाल से कर रही थी। ठीक है, यानी बंगाल का सबसे समृद्ध क्षेत्र। और उस बंगाल के सबसे समृद्ध क्षेत्र का दीवान सन 1700 में बना के भेजा जाता है मुर्शिद कुली खान। कौन? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बारे में अगर मुझे थोड़ी सी बातें करनी पड़े कि भाई मुर्शिद कुली खान कौन था, तो मैं आपको बताऊं कि मुर्शिद कुली खान तमिल का एक ब्राह्मण था। ठीक है,
ये एक तमिल ब्राह्मण था। इस तमिल ब्राह्मण को एक ईरानी जो था मोहम्मद हादी, वो इसे खरीद कर ईरान ले गया और वहां पर इसको बाकायदा एक गुलाम के रूप में शिक्षा प्रदान की। और उस ईरानियन कल्चर में इसने जिस एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की वो था राजस्व क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? राजस्व क्षेत्र। तो मुर्शिद कुली खां को जो है रेवेन्यू मामलों की अच्छी खासी जानकारी थी, और मुर्शिद कुली खां बंगाल में जब आता है तो उसको उसकी विशेषज्ञता का ही क्षेत्र दिया जाता है, और उसकी विशेषज्ञता किसमें थी? राजस्व में। तो मुर्शिद कुली खां राजस्व विशेषज्ञ होने के नाते बंगाल में सन 1700 में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है। मुर्शिद कुली खां एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो कम में संतुष्ट व्यक्ति नहीं था। आप इसी को सन 1717 में बंगाल का पहला नवाब बनते देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मुर्शिद कुली खां बंगाल के आपके दीवान के तौर पर आ रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कलकत्ता की। किसकी? कलकत्ता की। अंग्रेजों ने सन 1690 में कलकत्ता की नींव रखी। कलकत्ता की नींव रखी हुगली के पास। ठीक है, हुगली के पास। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसमें मैं ये ध्यान रख रहा हूं कि क्वेश्चंस का स्तर ऐसा रहे कि कमीशन के पास अगर कोई नया क्वेश्चन बैंक आए तो भी वो आपका क्वेश्चन सॉल्व कर सके। जैसे यहाँ पर आपके बुक सोर्सेज में आपके दिमाग में जाएगी भाई कलकत्ता की नींव तो 1698 में रखी गई है या 1699 में रखी गई। तो मैं आपको बता दूं जो कालिकाता क्षेत्र है उसकी नींव 1690 में रखी गई है। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पीजीटी परीक्षा में कमीशन ने यही आंसर माना। ठीक, अब इस फैक्ट को मैं एक्सप्लेन कैसे करूं तो मैं आपको बताता हूं कि 1690 में जो कलकत्ता की नींव रखी गई है वो नींव रखी गई है कालिकाता के आसपास के क्षेत्र में। कहां के? कालिकाता के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है। बट ये कालिकाता कलकत्ता के रूप में कन्वर्ट कब हुआ? उस कहानी की शुरुआत होती है 1698 में। कब? 1698 में। 1698 में जो आपके जो बंगाल के सूबेदार थे वो थे अजीमुश शान। कौन थे? अजीमुश शान। अजीमुश शान महोदय ने क्या किया? उस समय के जो ब्रिटिश अधिकारी थे जॉब चारनाक। कौन थे? जॉब चारनाक। उनको 3 गांव दिए। और वो 3 गांव कौन से थे? वो 3 गांव थे आपके गोविंदपुर, सूतानाती और कालिकाता। और इनको 1200 रुपए की लीज पर दिया गया। उस समय के 1200 रुपए की लीज पर जॉब चारनाक को 3 गांव दिए गए। और इन्होंने क्या किया? उन 3 गांव की किलेबंदी करके इन्होंने क्या किया? इन 3 गांव की किलेबंदी करके एक शहर बसाया जिसे बोला गया कलकत्ता। ठीक है। तो सन 1700 तक कलकत्ता की स्थापना हो चुकी थी। और जॉब चारनाक को कलकत्ता का मुख्य वास्तुकार भी बोला जाता है। जॉब चारनाक ही क्या थे? कलकत्ता के मुख्य वास्तुकार। आर्किटेक्ट भी कलकत्ता के कौन थे? जॉब चारनाक। जो कलकत्ता में आज व्हाइट बिल्डिंग है फोर्ट विलियम की, वो आपके जॉब चारनाक द्वारा ही डिजाइन की गई। ठीक है। अब यहां पर कलकत्ता और बंगाल के नक्शे को अगर आप मैं समझाऊं तो जैसे मान लेते हैं कि ये आपके बंगाल का नक्शा है। ठीक है। तो इस बंगाल के नक्शे के भीतर एक क्षेत्र है कलकत्ता जो कि पूरी तरह से चलाया जा रहा है अंग्रेजों द्वारा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ठीक। अगर कभी पूछ लिया जाए कि कलकत्ता जब स्थापित हुआ तो उसका सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वो थे आयर महोदय। कौन? आयर महोदय। ये कलकत्ता के पहले गवर्नर जनरल थे। कलकत्ता के प्रथम गवर्नर जनरल आयर महोदय। कलकत्ता का प्रभाव बंगाल के भीतर धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखेंगे आप। कलकत्ता का प्रभाव बंगाल के भीतर धीरे धीरे कैसे बढ़ते देखेंगे? इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1717 में। कब? सन 1717 में। सन 1717 में आपके उस समय के मुगल बादशाह थे फर्रुखशियर महोदय। कौन थे? फर्रुखशियर महोदय। सन 1717 में जब मुगल बादशाह कौन थे? फर्रुखशियर। तो फर्रुखशियर को एक बड़ा प्राणघातक फोड़ा हो गया। ठीक है। और इस प्राणघातक फोड़े से निजात दिलाता है उनको एक डॉक्टर हैमिल्टन। कौन? हैमिल्टन, जो कि एक अंग्रेज डॉक्टर था। हैमिल्टन ने फर्रुखशियर को फोड़े से निजात दिलाई। फोड़े से निजात दिलाई। अब मालूम है मुगल हैं, इतना बड़ा एहसान किया है तो इस एहसान के बदले में कुछ नजराना भी तो लेगा ही। हैमिल्टन अंग्रेज हैं। अंग्रेज विश्व इतिहास के सबसे शानदार बनिए रहे हैं, समझ रहे हैं, जिन्होंने पूरे के पूरे कई महाद्वीपों पर राज किया। जब भी कई बार राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन में कई बार जब क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाना होता है मुझे, तो कई हमारे प्यारे छात्र जो होते हैं वो मेरी बात से, मेरे विचारों से हो सकता है कभी कभी आहत हो जाते हैं कि भैया
क्रांतिकारियों को आप इतना कमतर क्यों बताते हैं? मैं कहता हूं कि आप क्रांतिकारियों को कमतर मत समझें, आप बस अंग्रेजों को कमतर ना समझें, ये बात होती है। ठीक, तो जिनकी हम बात कर रहे हो बहुत ही तेज तर्रार बनी है वो, और कुछ नहीं है, और वो कभी भी कोई मौका चूकेंगे नहीं। हैमिल्टन ने फर्रुखशियर का फोड़ा ठीक किया, अभी हैमिल्टन को गिफ्ट मिलने का इंतजार है, और ये वो गिफ्ट है जो कि बंगाल में आगे जाकर आप ब्रिटिश और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष में क्या देखेंगे, एक मुख्य कारण बनता है। फर्रुखशियर ने इनको एक व्यापारिक अधिकार दिया, और फर्रुखशियर के उस व्यापारिक अधिकार को बोला गया दस्तक। फर्रुखशियर के उस व्यापारिक अधिकार को क्या बोला गया? दस्तक बोला गया। क्या था ये दस्तक, समझिए। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में व्यापार करने पर बंगाल के नवाब, बंगाल के दीवान या सूबेदार को टैक्स पे करना पड़ रहा था, बट केवल 3,000 रुपए वार्षिक कीमत पर, केवल 3,000 रुपए वार्षिक कीमत पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का अधिकार ही क्या कहलाया? दस्तक। मात्र 3,000 रुपए वार्षिक कर पर, वार्षिक कर पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का अधिकार ही क्या कहलाया? दस्तक कहलाया। कर मुक्त व्यापार का अधिकार ही क्या कहलाया? दस्तक कहलाया। तो एक तरफ आपने अंग्रेजों बंगाल में जो है मुर्शिद कुली खान की एंट्री देख ली है, और बंगाल क्या है रेवेन्यू के नजर से और राजनीतिक नजर से उसका महत्व समझ लिया। दूसरी तरफ उसी बंगाल में आपने एक यूरोपीय शक्ति देख ली है जिससे आप संघर्ष देखने वाले हैं, और वो देख लिया कलकत्ता और उसका पूरा का पूरा इतिहास। ठीक है, इस पूरे के पूरे इतिहास को समझने के बाद अब हम बंगाल में सबसे पहले तो नवाबों के राज की स्थापना करते हैं कि बंगाल में नवाबों का राज कैसे स्थापित हुआ। देख लीजिए जल्दी से, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बंगाल में नवाबों के राज की स्थापना की अगर हम चर्चा करें आपसे, तो बंगाल में नवाबों के राज की जो स्थापना है उसकी शुरुआत होती है मुर्शिद कुली खान से। उसकी शुरुआत किससे होती है? मुर्शिद कुली खान से। बट देखिए भाई साहब, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के जो है आपके नासिरी वंश की स्थापना की, उसकी बात तो ठीक है, बट बंगाल में कौन कौन से नवाब आते हैं इनकी एक पूरी लिस्ट देख लें, और जब इनकी पूरी एक लिस्ट देख लेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आप ये देख पाएंगे कि बकायदा जो है कौन कौन से बंगाल के नवाब के साथ कब कब क्या क्या हुआ। तो बंगाल के नवाबों की शुरुआत किससे होती है? मुर्शिद कुली खान से होती है। मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का नवाब अगला उनको दिखाई पड़ेगा उनका दामाद शुजाउद्दीन। कौन दिखाई पड़ेगा? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा आपको दिखाई पड़ेगा बंगाल का अगला नवाब, और वो क्या है? सरफराज खान। कौन था? सरफराज खान। ठीक है, सरफराज खान को हराकर अब यहां बंगाल में एक नए वंश की स्थापना होता है जिसे आप बोलते हैं अफसार वंश, और वो बनता है आपके अलीवर्दी खान। बंगाल का अगला नवाब कौन बन जाता है? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का अगला नवाब बनता है नवाब सिराजुद्दौला। कौन बनता है? बंगाल का अगला नवाब बनता है नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला के बाद अब यहां से मैं एक अलग रंग का प्रयोग करूंगा, क्यों? क्योंकि यहां से मैं जिन बंगाल के नवाबों की चर्चा करूंगा वो बंगाल के स्वतंत्र नवाब नहीं है, यानी अब यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी की मर्जी पर बने बंगाल के नवाब है। तो सबसे पहला आपको दिखाई पड़ेगा मीर जफर। बंगाल का अगला नवाब कौन दिखाई पड़ेगा? मीर जफर। उसके बाद मीर जफर को हटा के कंपनी बनाती है मीर कासिम को, तो अगला नवाब बन जाएगा मीर कासिम। बट कहते हैं कि पुराना प्रेम किसी को भुला नहीं भूलता, कंपनी को एक बार फिर से अपना पुराना प्रेम याद आ जाएगा और फिर से बंगाल का अगला नवाब बना दिया जाएगा। किसको? ये लिस्ट फिर से शुरू करते हैं। तो मीर जफर बंगाल के फिर से नवाब बना दिए जाते हैं, और इन्हीं के समय बक्सर का युद्ध होता है। मीर जफर के बाद बंगाल का अगला नवाब बनाया जाता है नजमुद्दौला। कौन? नजमुद्दौला। उसके बाद बंगाल का अगला नवाब आप देखेंगे मुबारकुद्दौला के समय। कौन? मुबारकुद्दौला। और अंतिम जब आप देखेंगे कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स आपके 1774 तक में रेगुलेटिंग एक्ट ले आता है, तो अंतिम जो नवाब आप देखेंगे जहां तक आपके बंगाल के नवाब दिखाई पड़ते हैं वो है सैफुद्दौला। कौन है? सैफुद्दौला। ये आपके बंगाल के नवाबों का पूरा इतिहास है। बंगाल के इन 3 नवाबों को आप जिस राजवंश में देखेंगे वो कहलाता है नासिरी डायनेस्टी। कौन सा वंश है ये? नासिरी वंश। बंगाल के इन जो 2 नवाबों को आप देख रहे हैं ये स्थापित होते हैं अफसार वंश में। इसमें अफसार वंश में इसके बाद कोई वंश नहीं है, एक से एक बागड़ बिल्ले आ जाते हैं बंगाल के नवाब के पद पर, तो उनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। अब अगर इसके कालखंड की बात करते हैं तो कालखंड का देखिए, चलो मैंने स्थान नहीं छोड़ा है, बट डोंट वरी, इतिहास पढ़ाने बैठा हूं तो सब कुछ मालूम होगा। ऐसी उम्मीद आप भी मुझसे रखें, मैं भी अपने आप से रख रहा हूं। ठीक है, जैसे मुर्शिद कुली खान का जो टेन्योर था वो सन 1717 से सन 1727 था। 1727 से 1739 शुजाउद्दीन का पीरियड था।
1739 से 1740 1 साल का पीरियड था सरफराज खान का। 14 महीने का, इसके बाद 1740 से 1756 आपके 16 साल का पीरियड था। बंगाल के सबसे लंबे समय तक नवाब रहे अलवर्दी खान का। इसके बाद 14 महीने का पीरियड सन 1756 से 57 नवाब सिराजुद्दौला का। 56 से आपके सन 1760 56 से 57 नवाब सिराजुद्दौला का। 57 से 60 मीर जफर का। 60 से 63 मीर कासिम का। 63 से 65 फिर से मीर जफर का। 65 से 66 फिर से नजमुद्दौला का। 66 से 70 मुबारकुद्दौला का। और 70 से आपके 73 सैफुद्दौला का। ठीक, तो ये पूरा का पूरा आपके लंबा लंबा इतिहास आपको पता चल गया। अब यहां से सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बंगाल के नवाबों का इतिहास, और फिर हम ये समझेंगे कि कैसे अंग्रेजों के साथ इनका विवाद स्थापित हो गया। दूसरी तरफ आपको मालूम है ना कि कलकत्ता में अंग्रेज बाकायदा फरमान को एंजॉय कर रहे हैं और व्यापार में अच्छे खासे तौर पर एक्टिव हैं। बट पहले बंगाल के नवाब के इतिहास की हम शुरुआत कर देते हैं। बंगाल के सबसे पहले नवाब आपके निकल के आते हैं, वो निकल के आते हैं मुर्शिद कुली खां। बंगाल के सबसे पहले नवाब कौन निकल के आते हैं? मुर्शिद कुली खां। आपको मैंने इनका इतिहास लगभग थोड़ा थोड़ा पहले बता दिया है। उसकी टाइमलाइन अगर हम देख लें तो देखिए, सन 1700 में ये बंगाल के दीवान के तौर पर औरंगजेब द्वारा भेजे जाते हैं, है कि नहीं? सन 1700 में ये बंगाल के दीवान के तौर पर बंगाल में आते हैं। इसके बाद क्या होता है? सन 1704 में अजीमुशान, जिसने, आपको मालूम मैंने बताया, जिसने बंगाल के लिए जमीन दी थी, अजीमुशान से इनका अंग्रेजों को लेकर विवाद है ना, राजस्व को लेकर विवाद हो जाता है। राजस्व को लेकर विवाद हो जाता है, और जब इनका राजस्व को लेकर विवाद हो जाता है तो ये क्या करेंगे, अपना जो क्षेत्र है, बंगाल की राजधानी उस समय ढाका हुआ करती थी, बट ये क्या करेंगे, मकसूदाबाद अपना जो है ऑफिस ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मकसूदाबाद को राजस्व केंद्र बनाया, और जब ये बंगाल के नवाब बन जाते हैं तब इन्होंने इसी मकसूदाबाद का नाम अपने ऊपर रखते हुए मुर्शिदाबाद कर दिया, जो कि बंगाल की नई राजधानी बनती है। ठीक है, सन 1707 में जब आपके औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद निरंतर ये अपने आप को बंगाल में मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। 10 साल लगते हैं इनको बंगाल का उस प्रयास में। सन 1717 में क्या होते हैं, ये बंगाल का सूबेदार बना दिए जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं, बंगाल का सूबेदार बना दिए जाते हैं। और ये बंगाल का सूबेदार बनाए किस नवाब द्वारा, किस मुगल बादशाह द्वारा जा रहे हैं, वो था फर्रुख शेर। ठीक है, सन 1717 में जब ये बंगाल के सूबेदार बना दिए जाते हैं, इसी के साथ मुर्शिद कुली खां की बंगाल में नवाब के तौर पर इतिहास की शुरुआत होती है। सन 1717 में जब ये बंगाल का सूबेदार बनाए जा रहे हैं तो मुगलों के हिसाब से ये बंगाल के सूबेदार हैं, परंतु अपने खुद व्यक्तिगत तौर पर ये बंगाल के स्वतंत्र नवाब बन चुके हैं। ठीक, बंगाल के इस मुर्शिद कुली खां को बंगाल में बहुत जो है अजीम तरीन चेंजेस यानी परिवर्तनों के लिए जाना जाता है, जिसको हम फैक्चुअल तौर पर देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम हॉल में आपको मिलेगा भी पूछने पे, अगर सवाल यहां से आता है तो। सन 1717 में जब बंगाल के सूबेदार के तौर पर जो है आपके एंट्री होती है मुर्शिद कुली खां की, तो बस यहीं से इन्होंने शुरुआत की कि सन 1717 में ही इन्होंने क्या किया, बंगाल के प्रथम नवाब के तौर पर काम संभालना शुरू किया। बंगाल के प्रथम नवाब के तौर पर कार्य करना इन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया। ठीक है, ये आपके मुर्शिद कुली खां का एक शुरुआती इतिहास है। अब मुर्शिद कुली खां के बारे में मैं आपको बताऊं, देखो जीवन में क्या होता है, चैंपियन बनना मुश्किल नहीं होता है, चैंपियन बने रहना मुश्किल होता है कि नहीं? एक बार आपका भाग्य आपके साथ आ गया और आप जीत गए, बट उस शीर्ष पे बने रहना चुनौती है, और जो शीर्ष पर निरंतर बने रहता है उसे ही चैंपियन कहा जाता है। एक बार बन जाना भगवान का या तुक्के का सहारा जैसे शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। मुर्शिद कुली खां जब बंगाल का नवाब बनता है, उस समय आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी राजनीतिक ताकतें भारत में सर उठा रही थी। औरंगजेब के मृत्यु के बाद जिस राजनीतिक शक्ति ने उस वैक्यूम को भरा वो थे मराठे। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां के सामने अभी चुनौतियां बहुत सारी। मुर्शिद कुली खां के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं, हम देखेंगे कि मुर्शिद कुली खां माफ करेगा उन सारी चुनौतियों को जो है आपके डील करता दिखाई पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? मुर्शिद कुली खां के जो कार्य थे बंगाल के नवाब के तौर पर, वो देख लेते हैं। अब मैं इसको MQ लिखूंगा, बार बार उतना लंबा लिखना, टाइम गंवाना होगा कुछ नहीं। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में सबसे पहले जो सुधार किए, मुर्शिद कुली खां के जो सुधार थे वो ध्यान से देखिए। इसके जो सुधार केंद्रित थे वो राजस्व को लेकर थे। इन्होंने सुधार किसमें की, राजस्व में किए। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक शासक मजबूत कब होगा, एक शासक मजबूत तब होगा जब उसके पास एक शानदार प्रशासनिक क्षमता वाला एक सेकंड लाइन लीडरशिप हो और एक मजबूत सेना हो। विश्वसनीय प्रशासकों के लिए उसके पास इतना वेतन होना चाहिए कि उनको देकर उनसे उनकी निष्ठा अपने लिए बनवाए रखे। एक मजबूत सेना तभी होती है जब सेना में सारे के सारे संसाधन होते हैं और सैनिकों की संख्या अच्छी होती है, उसके लिए भी वेतन लगता है। यानी कुल मिला के बात वेतन में घूम के आती है, पैसे में घूम के आती है। पैसा कब अच्छा होगा, जब राजा को कर अच्छा मिलेगा। राजा को टैक्स कब अच्छा मिलेगा, जब राजा की कर व्यवस्था अच्छा हो। अच्छा, राजा की सिर्फ कर व्यवस्था अच्छी हो और उत्पादन अच्छा ना हो तो
यानी उत्पादन भी अच्छा होना चाहिए। और मैंने आपको बता रखा है कि बंगाल एक ऐसी सरजमीन था जहां आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का संगम भी देखेंगे आप वहां पर, और इनके साथ की सहायक नदियों ने इस क्षेत्र को भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र बना रखा था। ठीक है, भारत का स्वर्ग कह सकते हैं इस बंगाल के क्षेत्र को। यहां पर राजस्व सुधार किए। अब राजस्व सुधार किए, सुधार क्या होता है उसके पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि समस्या क्या है। ठीक है, तो पहले ये देखेंगे कि बंगाल में इसके पहले काम कैसे किया था। राजस्व वसूला, राजस्व वसूलने के लिए आपको क्या देखेंगे, राजस्व वसूलने के लिए अपॉइंट किए जाते थे जागीरदार। बंगाल में मुगलों के समय कौन अपॉइंट किया जाता था, जागीरदार। जागीरदार कौन होते थे, ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये एक आपके क्षेत्र है। अब इस पूरे के पूरे क्षेत्र का कर वसूलने का जो है अधिकार एक अधिकारी को दे दिया गया। अब वो कर वसूल फ्री में थोड़ी नहीं रहा है, उसको वेतन चाहिए होगा ना। और वेतन उस समय दो तरह से दिया जा सकता था, या तो आप टैक्स, या तो आप कैश के रूप में ले लो, या आपकी जितनी सालाना इनकम बनती है उतना रेवेन्यू जनरेट करने वाली जमीन आप ले लो। ठीक, तो उस अधिकारी की ये जो जमीन जिस पर उसका मालिकाना हक उसके वेतन के तौर पे बना दिया गया है, यही उसकी जागीर कहलाएगी। यही क्या कहलाएगी, जागीर। और इसी जागीरदार को होल्ड करने के कारण ये क्या कहलाता था, जागीरदार कहलाता था। अब इस जागीरदार का काम यह था कि जितनी जमीन इसके पास रखी है उसका टैक्स पूरा का पूरा इसके पास जाएगा, बाकी शेष का टैक्स वसूल के इसको क्या करना था, बंगाल के नवाब को पहुंचाना था। अब आप बंगाल में सोचिए कि कितने जागीरदार होंगे, और बंगाल में जितने जागीरदार होंगे तो कितनी सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी होगी जिसका टैक्स बंगाल के नवाब को जा ही नहीं रहा होगा। समझ रहे हैं आप कि नहीं। तो यहां पर पहली चुनौती तो यह है कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां को ऐसी जमीन इन जागीरदारों के चंगुल से छुड़ानी है जिसका टैक्स बंगाल के नवाब को कभी जा ही नहीं रहा। दूसरी चुनौती क्या, आपको क्या लगता है कि जागीरदार जो टैक्स इनको पे कर रहे होंगे वो पूरा का पूरा पे कर रहे होंगे। दो तरह के जागीरदार होते हैं, एक बहुत ही तेज और एक बहुत ही धीमे। जो ढीले टाइप के जागीरदार हैं वो टैक्स बनेगा 100 वसूलेंगे 60, कहेंगे इतना ही हुआ है। और जो तेज तर्रार जागीरदार होंगे वो टैक्स बनेगा 100 वसूलेंगे चमड़ू धिल के 160 और बताएंगे कि केवल 70 हुआ है। यानी किसी भी तरह से आप क्या देखेंगे कि बंगाल के नवाब को बंगाल से टैक्स पूरा का पूरा नहीं जा रहा था। और आपको मालूम है ना कि बंगाल का नवाब इस समय है कौन, मुर्शिद कुली खां, जो कि खुद अपने आप में एक फाइन क्लास, उस समय का मनमोहन सिंह जैसा दिमाग रखने वाले व्यक्ति। ठीक है कि नहीं। तो ये राजस्व के सुधार को कैसे, ये जागीरदारी सिस्टम को ही समाप्त कर देंगे। तो इनका रेवेन्यू सुधार का सबसे पहला जो एक्शन गिरता है वो किस पर गिरता है, वो जागीरदारी व्यवस्था समाप्त कर देंगे। ठीक, और जागीरदारी व्यवस्था को रिप्लेस करते हैं किससे, इजारेदारी व्यवस्था से। किससे, इजारेदारी व्यवस्था से। तो सवाल अगर कभी आ जाता है कि बंगाल में जागीरदारी व्यवस्था का समापन किसने किया, मुर्शिद कुली खां ने। बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की, मुर्शिद कुली खां ने। इजारेदारी व्यवस्था को अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो ये था ठेके पर कर वसूलने की व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रेवेन्यू कलेक्शन, ठेके पर कर वसूलने की व्यवस्था। समझ गए। देखिए सिंपल सी बात, ठेके पर कर वसूलेगा कौन, जो बंगाल के सबसे समृद्ध लोग होंगे। उनको मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, अपॉइंट कर दिया कि भाई साहब एक काम करो, ये जमीन है, यहां का रेवेन्यू मुझे इतना प्राप्त होता था, एक हैंडसम कोई अमाउंट बता दिया कि इतना प्राप्त होता था और मुझे इससे ज्यादा इतना चाहिए। जब ठेके पर जो है आपके कर वसूलने की बात आएगी तो दो चीजें आएंगी, एक तो ये कि इसकी बोली लगेगी, और जब बोली लगेगी तो ऑलरेडी उस जगह का जो टैक्स है उससे बढ़े हुए दामों पर बोली लगेगी। तो बंगाल के नवाब को इन जमीनों से जो उचित राजस्व है वो प्राप्त होना शुरू हुआ। अब दूसरा मामला आता है जागीरों का। दूसरा मामला क्या आता है, जागीरों का। भाई साहब जब जागीरदार ही नहीं रहे तो जागीर काहे की। और मुगल बादशाह ने, ये आपके मुर्शिद कुली खान ने क्या किया कि जो जागीर भूमियां थी उनको अब कन्वर्ट कर दिया है खालसा भूमि में। उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया है, खालसा भूमि में। बंगाल के नवाब को जहां से 2% का रेवेन्यू प्राप्त नहीं हो रहा था, अब वहां का रेवेन्यू सीधा सीधा बंगाल के नवाब के पास जा रहा है। यानी खालसा भूमि ये वो भूमि थी जो नवाब के सीधा नियंत्रण में थी। ये बंगाल के नवाब के सीधा नियंत्रण में आ गई। तो ये आपके मुर्शिद कुली खान के द्वारा किया गया रेवेन्यू के मामले में दूसरा सुधार था। अब आपको भी मालूम है कि बंगाल के नवाब ने, मुर्शिद कुली खान ने, जब जागीरदारी व्यवस्था जो है समाप्त कर दी है, खत्म कर दी है, तो क्या वहां के जागीरदारों को ये बात पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो एक बार क्या हुआ था कि एग्जाम कमीशन ने ये तक पूछ लिया था कि मुर्शिद कुली खान के समय आपके जो है किन जागीरदारों ने विद्रोह किया था। तो जो जागीरदार विद्रोह हुआ है मुर्शिद कुली खान के समय, वो 3 लोगों ने क्या किया था। वो कुल मिला के कितने लोगों ने किया था, 3 लोगों ने किया था। उन 3 लोगों में अगर आप देखेंगे तो सीताराम, उदयनारायण, गुलाम अहमद और नजात खां, है ना। कौन कौन थे वो 3 जागीरदार, सीताराम, रामनारायण, गुलाम अहमद। ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने मुर्शिद कुली खान के खिलाफ विद्रोह किया था, और नजात खान। इन 3 लोगों ने मुर्शिद कुली खान के खिलाफ विद्रोह किया कि भैया ये जागीरदारी सिस्टम आप खत्म कर दोगे, हम तो भूखे नंगे गरीब मारे जाएंगे, है कि नहीं।
तो विद्रोह भी होगा। अच्छा, एक चीज और है जो कि आपके मुर्शिद कुली खां को फिरोज शाह तुगलक के पास ले जाती है। मध्यकालीन भारत में फिरोज शाह तुगलक एक सुल्तान थे। आपको मालूम है कि उसके पहले के सुल्तानों ने जनता से वसूलने पर अधिक ध्यान दिया, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने जनता के उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया कि यदि जनता उत्पादन अधिक करेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कर ज्यादा आ जाएगा। कुछ ऐसा ही कर आपके, कुछ ऐसा ही सिस्टम आपके मुर्शिद कुली खां भी करते हैं। क्योंकि मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था, मुर्शिद कुली खान ने कृषकों के लिए तकावी ऋण बांटे थे। वैसे तकावी जो शब्द होता है उसका ऑलरेडी मतलब होता है कृषि ऋण। कृषकों को कौन सा ऋण बांटा? तकावी ऋण बांटा। ठीक है कि नहीं? तो मुर्शिद कुली खां के बारे में अब इससे ज्यादा चर्चा बेवजह का जो है आपका और हमारा समय जाया करेगा और कुछ नहीं। मुर्शिद कुली खां को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मुर्शिद कुली खां बंगाल के पहले नवाब। इनका टेन्योर कब से कब तक है भैया? सन 1717 से सन 1727 तक। और सन 1717 से सन 1727 के इस अपने 10 वर्ष के टेन्योर में आप ये समझिए कि उन्होंने क्या क्या सुधार किए। उन्होंने जागीरदारी सिस्टम को रिप्लेस कर दिया इजारेदारी सिस्टम से। उन्होंने जागीर भूमि को रिप्लेस कर दिया खालसा भूमि से। उन्होंने इजारेदारी सिस्टम के तहत क्या किया, अब बंगाल का रेवेन्यू ठेके पर दे दिया कि जो सबसे ज्यादा वसूल पाएगा वही ठेका उठाए। इस बात से नाराज होकर जागीरदार विद्रोह कर देते हैं। कौन कौन जागीरदार होते हैं? सीताराम रामनारायण, गुलाम अहमद और नजाद खान, ये 3 लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? बट इस विद्रोह को भी उन्होंने दमन कर दिया। किसानों के लिए हित के लिए उन्होंने तकावी ऋण बांटा। बट एक बात महत्वपूर्ण है, पता है क्या? ये निरंतर मुगल बादशाह को कर भेजता रहा है कि नहीं? इन्होंने भले ही स्वतंत्र नवाब के तौर पर रूल करना शुरू किया हो, लेकिन मुगलों को जो भी एक हैंडसम अमाउंट जाना चाहिए था, वो एक अमाउंट ही लगातार भेजते रहे ताकि कोई विद्रोह ना हो, कोई विवाद ना हो। बाद के नवाबों में जब अलीवर्दी खां आएगा तो वो मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपया देगा और बोलेगा आज के बाद ये 2 करोड़ रुपए के बाद तुमको 2 टका नहीं देंगे, जो तुम्हारा हिसाब किताब था सब खत्म। वो आगे देखेंगे। बट यहां पर हमने बंगाल के सबसे पहले नवाब मुर्शिद कुली खां को बंगाल के एक फाउंडर के तौर पर, एक स्टेटमेंट के तौर पर हम उसकी स्थापना करते देख ले रहे हैं कि किस प्रकार से नवाब पद को वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मुर्शिद कुली खां अपने नवाब पद पे रहते बिहार का गवर्नर बनाता है शुजाउद्दीन को। किसको बनाता है? शुजाउद्दीन को। और ये शुजाउद्दीन आपके मुर्शिद कुली खां के दामाद सिंह हैं, जो कि सन 1727 में मुर्शिद कुली खां के पतन के बाद बंगाल के अगले नवाब बन जाते हैं। तो बंगाल के अगले नवाब बन जाते हैं शुजाउद्दीन। बंगाल के अगले नवाब बन जाते हैं शुजाउद्दीन, और शुजाउद्दीन का कार्यकाल भी ठीक ठाक लंबा रहता है। इनका कार्यकाल रहता है सन 1727 से सन 1739 के मध्य। देखिए, सन 1727 से 39 के मध्य होता क्या है, शुजाउद्दीन का नियंत्रण प्रशासन पर उतना अधिक मजबूत नहीं था जितना कि मुर्शिद कुली खान का था। और जब प्रशासक या शासक का जो नियंत्रण सत्ता पर कमजोर होता है तो 2 चीजें होती, या तो शासक को अन्य सलाहकारों की मदद की आवश्यकता होती है, या कोई नया शक्तिपुंज पैदा होता है और उसकी सत्ता को रिप्लेस कर देता है, जैसा कि मुर्शिद कुली खान ने किया। अब यहां पर दोबारा कोई नई सत्ता तो नहीं आएगी, बट हाँ, एक ऐसा ऑप्शन जरूर है जो इसी के शासनकाल में अपना सर उठाना शुरू कर देता है, जो कि बंगाल का अगला शक्तिपुंज बनता है। इनकी सलाहकार परिषद में कौन कौन थे पहले देख लेते हैं। शुजाउद्दीन अपना शासन एक सलाहकार परिषद के तौर पर, एक सलाहकार परिषद की मदद से चला रहा था, और उस सलाहकार परिषद में कौन कौन थे जरा देख लेते हैं। सवाल आया है। उस सलाहकार परिषद में आप जितने भी नाम देखेंगे सब के सब कल को खड़े हो जाएंगे बंगाल के नवाब के खिलाफ। उनमें जो सबसे पहला नाम आप देखेंगे वो आ जाता है अलीवर्दी खां का। सबसे पहला नाम कौन सा आ जाएगा? अलीवर्दी खां का। और आपको मालूम है कि अलीवर्दी खां जब सलाहकार परिषद में था उस दौरान वो आपके बिहार का जो है क्या था, दीवान भी बनाया गया था। 2 भूमिकाएं एक साथ निभा रहा था। इसके अलावा इनके थे सलाहकार हाजी अहमद। कौन थे? हाजी अहमद। इसके अलावा एक व्यक्ति जिसका नाम है अमी चंद। कौन है? अमी चंद। ये आपके अमृतसर का एक सिख व्यापारी था। और कौन है इसमें? फतेह चंद। कौन है? फतेह चंद। फतेह चंद को आप जरूर याद रखिए, क्योंकि बंगाल के इतिहास में फतेह चंद की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। फतेह चंद का मूल नाम माधव राव था। मूल नाम क्या था इसका? माधव राव। और इसको जो उपाधि दी गई थी, वो उपाधि दी गई थी जगत सेठ की उपाधि दी गई थी सन 1744 में। जगत सेठ। आप ही समझिए कि ये बंगाल का सबसे अमीर आदमी था, और इसे मोहम्मद शाह रंगीला ने ही जो है आपके जगत सेठ की उपाधि दी थी। ठीक है। और ये क्या था? ये बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था। क्या था ये बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था। अब हैरानी की बात यह है कि अलीवर्दी खां जिसको आप देख रहे हैं वो इसी की मदद से बंगाल का नवाब बनता है, परंतु इसी अलीवर्दी खां का जो नवासा होता है सिराजुद्दौला, उसके जगत सेठ से संबंध बड़े खराब होते हैं। सारी बात समझ। तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि बकायदा बंगाल का जो है सबसे बड़ा बैंकर आपको दिखाई पड़ रहा है फतेह चंद, वो आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। ये सारे के सारे उसकी सलाहकार परिषद में थे। शुजाउद्दीन का 12 वर्ष का ये जो कार्यकाल है, इसमें बंगाल को कोई विशेष जो है हमें उपलब्धि के तौर पर नहीं देखा जाता।
ये बस उपलब्धि इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी ये थी कि मुर्शिद कुली खां के दामाद थे, इनको इसी उपलब्धि के साथ खत्म कर देते हैं। शुजाउद्दीन के बाद उसका अगला जो बेटा है सरफराज खान, वो बंगाल का बनता है अगला नवाब। तो बंगाल के अगले नवाब के तौर पे हम कौन देखेंगे? बंगाल के अगले नवाब इनके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे सरफराज खान को। सरफराज खान को, सरफराज खान का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहता है, उसका कार्यकाल 1739 से 1740 तक रहता है। ठीक है, और 1739 से 40 तक के इस कार्यकाल में आप क्या देखेंगे? सरफराज खान के इस कार्यकाल में बहुत कुछ नहीं होता है। जो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये होती है कि अली वर्दी खां नया सर उठा रहा था, और अली वर्दी खां की इस बढ़ती ताकत से क्या होता है, सरफराज खान को दिक्कत होती है। तो क्या होता है, अली वर्दी खां से इनका विवाद होता है। अली वर्दी खां के बारे में शिकायतें मिलती हैं कि बिहार का पूरा राजस्व वो केंद्र को यानी मुर्शिदाबाद को यानी बंगाल के नवाब को भेज ही नहीं रहा, और जब वो रेवेन्यू नहीं भेज रहा था, ऐसी शिकायतें जब मिलेंगी तो सरफराज खान क्या करेगा, इनको बुलाएगा और ये जाएंगे, बट रेवेन्यू नहीं, सेना लेकर। ठीक है, और बिहार के इस सूबेदार अली वर्दी खां की सरफराज खान से भिड़ंत होती है, और वो होती है 1740 में, और 1740 में इनके बीच जो भिड़ंत होती है उसे गिरिया या राजमहल का युद्ध कहते हैं। क्या कहलाता है? गिरिया या राजमहल का युद्ध। ठीक है, और इस गिरिया या राजमहल के युद्ध का परिणाम क्या रहता है? इस गिरिया या राजमहल के युद्ध का परिणाम ये रहता है कि बंगाल में अब एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसे हम अफसार वंश कहेंगे। यानी यहां पर क्या होता है कि आपके अली वर्दी खां जो है जीत जाते हैं और वो बन जाते हैं बंगाल के अगले नवाब, और सरफराज खान मारे जाते हैं। ठीक है, तो आज की अपनी इस पहली क्लास में हमने अंग्रेजों को, या ये कह सकते हैं कि यूरोपियंस को भारत आते देखा। यूरोपियंस में जिन यूरोपीय पावर ने भारत पर राज किया यानी अंग्रेज, उनके भारत में धीरे धीरे चलते विकास को देखा, और अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के जिस क्षेत्र को विजिट किया, बंगाल, उसकी शुरुआत कर दी, यानी ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल। यानी अंग्रेजों की बंगाल विजय से पहले हमने बंगाल के नवाबों का इतिहास शुरू कर दिया है, और वो नवाबों का इतिहास जो है आपके नासरी वंश के बंगाल के नवाबों का इतिहास अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहां से, यानी जब अली वर्दी खां बंगाल के नवाब बनते हैं तो यहां से शुरुआत हो जाती है अफसार वंश की, और अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला आएंगे, और सिराजुद्दौला के साथ ही अंग्रेजों का विवाद शुरू हो जाता है। अपनी अगली क्लास में हम अली वर्दी खां का कार्यकाल, नवाब सिराजुद्दौला, बैटल ऑफ बक्सर और इलाहाबाद की संधि तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है कि नहीं? क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक इतिहास में आज जो पढ़ाया गया है उसको ध्यान से देखते रहिए। जितने पॉसिबल हो सके सवाल आप ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल से लाइए, सॉल्व कीजिए, समस्या हो तो फिर मुझे बताइए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद क्लास।